हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, जिसका नाम होता है, क्या होता है भाई, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मूल, और या तो फिर मौलिक। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, या तो मूल या तो फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो कितने होते हैं बताइए। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में अभी वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड है। बट हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर 5 6 7 8 9 कितने हैं। ऑप्शन दूं, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ने आंसर किया 5, तो सबका 5 हो गया। A5, B6, C7 और D8। अब बताइए, अब बताइए करेक्ट आंसर। मैं इसके लिए पोल दे देता हूँ, देखता हूँ कौन सा कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टोटल कितने हैं, तो बता दो भाई कितने हैं, जल्दी से बता दो। उज्जवल का आंसर करेक्ट है, आशु का आंसर करेक्ट है, और देवव्रत जी का आंसर भी करेक्ट है। मतलब ओनली 30% स्टूडेंट आर करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका जो होता है वो है 6। 6 फंडामेंटल राइट है, अभी कितने हैं, 6। बट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 देयर वर 7 फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन 26 जनवरी 1950 देयर वर 7 फंडामेंटल राइट, बट एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट। करेक्ट। चलिए विराट जी, देखिए फंडामेंटल राइट कौन से वाले हैं भाई, ये वाले फंडामेंटल राइट हैं। पहला वाला आपके सामने जो फंडामेंटल राइट दिखा है, अवर फंडामेंटल राइट्स, अवर फंडामेंटल राइट नंबर 1 आपका होता है दिस वन, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, और क्लियरली आगे दिखाई दे जाएगा। और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या राइट टू फ्रीडम ओनली, पहले कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 21, राइट टू। उसके बाद आपका आता है नंबर 2, ये वाला हो गया। आफ्टर दैट नंबर 3 आपका जो होता है वो कौन सा वाला है भाई आपका, इसमें से गायब दिखाई दे रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये रहा। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, 23 24। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 30 हो गया। आफ्टर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन 32 हो गया, दिस इज 6 नंबर। तो टोटल आर 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से इस चीज को आप लोग क्या देख सकते हैं, हिंदी वाले देख सकते हैं। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, हाँ बेटा बाहर हो चुका है। तो सबसे पहला वाला है समानता का अधिकार नंबर 1, जो आपका आता है कहाँ से, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 19 to 22 होता है। आफ्टर दैट थर्ड वाला होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 ओनली। आफ्टर दैट फोर्थ इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 to 28। देन फिफ्थ इज संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 29 30। एंड देन आपका होता है 6 इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल या तो 32 लिखा मिलेगा आपको, या आप 32 से 35 भी लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, देखते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट। पहले हमको इसको देखना जरूरी है, तो देखते हैं भाई क्या कहता है फंडामेंटल राइट। कहता है फंडामेंटल राइट गारंटीज सिविल लिबर्टी सच दैट ऑल इंडियन कैन लीड देयर लाइव्स या लाइव्स इन पीस एंड हार्मोनी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है कि जो मूल मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको क्या कहते हैं, आपका मतलब मुझको, आपको नागरिकों को क्या देते हैं, लिबर्टी देते हैं। सिविल लिबर्टी का मतलब होता है नागरिक लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता देते हैं सभी इंडियंस को, ऑल इंडियंस को, जिससे वो क्या कर पाए, शांति से एवं सौहार्द, हार्मोनी क्या होता है, सब लोग मिलजुल के रहें, सौहार्द से भारत के सिटीजन के रूप में जीवन यापन कर पाए, मतलब इंडिया में रह पाए। देन कहता है दीज राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज ऑफ 2 रीजंस,
ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार ही क्यों है? रीजन आर टू। नंबर वन, देयर आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल विच गारंटी दैम। पहला वाला तो क्या है, संविधान में लिखे हैं। क्या कहता है, संविधान में लिखित है। क्या? गारंटी के साथ। गारंटी का मतलब कोई छीनता है तो वापस मिलेंगे, गारंटी के साथ। एंड सेकंड इज देयर आर जस्टिसिएबल, मतलब इनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट। इट मींस कोर्ट या न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं। अगर छीनता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, द्वारा लागू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अदर राइट एंड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ में कुछ भी गलत होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एनी वन गिल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस टू सच फंडामेंटल राइट विल बी पनिश्ड एज पर द इंडियन पिनल कोड। मतलब क्या है, अगर उनके साथ में कुछ भी गलत किया गया है, किसी के फंडामेंटल राइट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के थ्रू उसको क्या किया जा सकता है? उसको पनिश किया जा सकता है। यदि मूल अधिकार के साथ क्या हुई है? हिंसा हुई है, किसी के मूल अधिकार छीने हैं, तो किसी करने वाले को क्या मिलेगी? तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। नेक्स्ट कहता है पार्ट 3। किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन द चैप्टर ऑफ राइट कॉल्ड द फंडामेंटल राइट। मतलब संविधान के भाग 3 में दिए हैं बेटा। संविधान के किस में दिए हैं? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 के अंदर, और बिटवीन आर्टिकल 12 टू 35। एंड व्हाट इज द सोर्स? सोर्स इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट? तो सोर्स इसका जो होता है वो आपका होता है क्या? सोर्स मतलब होता है स्रोत, और स्रोत का मतलब होता है वो आपके मिलेंगे किसके अंदर? वो आपके मिलेंगे भाग 3 में, अमेरिका से कॉपी किए हैं। कहां से कॉपी किए गए? अमेरिका से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? तो सोर्स है बेटा, जो स्रोत है वो आपका होता है क्या? आपका जो सोर्स है वो है यूएसए, अमेरिका। क्या है? अमेरिका। ठीक, अमेरिका से कॉपी किए हैं। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ से अपना फोटो गायब करता हूँ, एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे भाई हम। नंबर 1 आपका जो सबसे पहला वाला है वो ये वाला है। क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी। मतलब सीधा सीधा कहता है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार होता है बेटा, वो आपका आर्टिकल 14 टू 18 होता है। यस, ये टेकन फ्रॉम यूएसए। इन यूएसए इज नोन एज द बिल ऑफ राइट। राइट टू फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है, राइट टू फ्रीडम। नंबर 2 आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 कौन सा वाला होता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिसको हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में देखते हैं, जो हमने पीछे भी लिखा था। तीसरा वाला है, ये सिंबल उन्हीं के साथ में बना हुआ है, तीसरा वाला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं किए, बाद में क्वेश्चन करेंगे। आर्टिकल 23 एंड 24 टू फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन दिस। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एंड फिफ्थ जो होता है वो होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपका होता है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 टू 30। उसके बाद 6 वाला होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, होता है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मीन्स होता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये आपके हैं आप, ठीक। हाँ, ये वाले आपके कौन से हो गए? 6 फंडामेंटल राइट हो गए। इनको यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी अंदर की डिटेल की कहानी क्या कहता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया बेटा? भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे वर्ष 1949 में 26 नवंबर को अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से उपयोग में लाया गया। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तब तक विदेश में रहते हैं तब तक एक शांतिपूर्ण
जीवन जीने की गारंटी देते हैं। मतलब अमेरिका चला गया तो वहां का सिटीजन अगर बन जाता है तो फिर भाई जिम्मेदारी अमेरिका वालों की है। अगर कोई ब्रिटेन का सिटीजन बन जाता है तो फिर जिम्मेदारी ब्रिटेन वालों की है। समझ आ रहा है? समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अडॉप्टेड ऑन, ऐसे मैं लिख देता हूँ, अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड, बाकी तो खैर पीछे समझ लिया, गारंटी वाला पॉइंट तो वही वाला उसी का हिंदी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट जो आता है आपका वो क्या कहता है। अब यहाँ पर आते हैं राइट की बात करें तो एक और चीज देख लेते हैं। मैं कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अपनी तरफ से एक दो पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ उसमें, वो क्या है। देखो, यहाँ पर है आपका पॉइंट, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसके अंदर? जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अंदर। तो ऑन 26 जनवरी 1950 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया there were 7 fundamental rights, but at present 6। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में या मूल संविधान में कुछ भी लिख सकते हैं। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे बेटा? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में 6 हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा कुछ हुआ कि कुछ कहीं निकल गए। तो कौन सा वाला है? तो लिखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी was right to property was right to property was omitted from right to property was omitted from the fundamental right, from the fundamental right. Right to property was omitted from the fundamental right by 44th constitutional amendment एक्ट ईयर था 1978। ब्रैकेट में सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मतलब ये हमारे पीएम है, मोरारजी देसाई वाज द पीएम एट दैट टाइम। ठीक, तो एट प्रेजेंट, या ऐसे नहीं लिखेंगे, दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, एंड एंड एडेड टू द लीगल राइट, एडेड टू द लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300 ए, अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक, अब कहां से गया? 19 में भी था, 31 में भी था, दोनों आउट हो गए, उसको अलग से हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे संपत्ति का अधिकार। क्या लिखेंगे बेटा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम
1978 के द्वारा, किसके द्वारा? 1978 के द्वारा। किस में जोड़ दिया गया भाई? 1978 के द्वारा। लीगल होता है कानूनी, विधिक, तो विधिक या कानूनी अधिकारों में जोड़ा गया। विधिक या किसमें? कानूनी अधिकारों में जोड़ा गया। अनुच्छेद 300 का और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। क्लियर है? कोई डाउट है तो मेरे को आप लोग यहाँ पर बता दो। ठीक, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, पहले 19 में भी था, 31 में भी था। क्यों हटाया गया आप में से कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। रीजन इसके कई सारे थे। गवर्नमेंट जब भी कभी लैंड को एक्वायर करती है, एक्विजिशन ऑफ द लैंड जब होता है, भूमि का जब हस्तांतरण होता है, भूमि का जो अधिग्रहण होता है, तो गवर्नमेंट को कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल राइट, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट अगर कभी भी कोई भी इसकी डिमांड करता था वापस, तो उसी को मिल जाता था। तो वही मैं बता रहा हूँ, रीजन वॉज एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। नंबर 1 रीजन क्या है इसका? अगर हम बात करें व्हाट वाज द रीजन, तो नंबर 1 रीजन इसका था एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का पूरी तरीके से एंड किया था, जमींदारी सिस्टम का अंत, जमींदारी प्रथा का समाप्ति हो गई। एक तो पॉइंट ये वाला है, जमींदारी प्रथा की पूर्ण समाप्ति, हालांकि पहले भी हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर क्लियर ये कर दिया गया। हाँ 31 में भी था बेटा, 31 में भी था देवव्रत, और 19 में भी था। अभी मैं बताऊंगा, आगे आ जाएगा वो वाला पॉइंट आपका। और एक रीजन था टू एक्वायर द लैंड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द इंफ्रा, तो मतलब सीधा है, भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, मेन रीजन यही है, अधिग्रहण। बताते हैं, अधिग्रहण करने के लिए, किसके लिए? विकास के लिए, आधारभूत संरचना, जैसे फैक्ट्रीज बनानी है, रोड्स बनाने हैं, आधारभूत संरचना के लिए, रेलवे का ट्रैक बिछाना है, वो सब के लिए है। और राइट टू प्रॉपर्टी ओमिट करने का कारण तो मैंने आपको बता दिया मनीष, ठीक है बेटा। और लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट में क्या होता है? लीगल राइट सेम चीज देने की गारंटी नहीं देता। लीगल राइट के थ्रू आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। जैसे अगर आपका लैंड एक्वायर कर लिया, आप कहें भाई मैं तो जमीन वापस लूंगा, नहीं मिलेगा, बट हाँ उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसका क्या मिलेगा? उसका आपको कीमत मिल जाएगा, उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? कोई भी डाउट तो नहीं है? अब देखते हैं जो फंडामेंटल राइट है कौन कौन से हैं भाई। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है बेटा, वो है आपका जनरल राइट। जो फंडामेंटल राइट से बाहर की चीज है कि कैसे है, तो पहले होंगे सामान्य अधिकार, आर्टिकल 12। मतलब इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो भाई ये तो आपको पता ही है कि पार्ट नंबर 3 हमने अभी लिखा था। पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? 12 से और 35 के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? जनरल राइट, सामान्य अधिकार। आर्टिकल नंबर 12, द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गिवन इन दिस आर्टिकल। इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है ना। एंड ऑल्सो स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है उसकी भी परिभाषा दी गई है। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट मीन्स कंट्री, नेशन, यहाँ पर उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है। लीगल राइट बहुत सारे होते हैं, लीगल राइट तो बहुत सारे आपके होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका कहा राइट टू वोट, राइट टू वोट इज आल्सो द लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी, सिविल राइट में लीगल राइट आता है। क्रिमिनल राइट्स आर आल्सो लीगल राइट। क्रिमिनल राइट जैसे मर्डर वगैरह किया जाता है तो वो लीगल राइट में आपका आता है। किसी ने मर्डर कर दिया, चोरी डकैती, है ना, थेफ्ट वगैरह जो होती है, रॉबरी वगैरह होती हैं, ऑल आर लीगल राइट्स। राइट टू वोट इज द लीगल राइट। क्लियर?
तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है द आर्टिकल कंप्राइजेस लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसमें मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता या न्यूनीकरण के शामिल हैं। मतलब क्या है, कोई भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता आपसे। हाँ, नीरज जी भी यही बोल रहे हैं, वो भी सही है कि हम किसी को गाली नहीं दे सकते, ये भी आपका राइट में आता है। हमारी स्वतंत्रता तब तक होती है जब तक दूसरे की खत्म नहीं होती है, तो राइट टू एक्सप्रेशन में आता है, फंडामेंटल राइट है नीरज। ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका फंडामेंटल राइट है। चलिए, अब सबसे पहला वाला जो होता है नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला वाला कौन सा, 1 by 1 समझते हैं बेटा। नंबर 1 इज समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 5 फंडामेंटल राइट, सॉरी 5 राइट्स या 5 आर्टिकल आर मेंशन्ड। इक्वलिटी कब होगी, इक्वलिटी तब होगी तब बैलेंस होगा। जैसे ये आपके साथ में सामने फीमेल है और ये एक मेल है, अगर दोनों को समान अधिकार मिलते हैं, ही इज अ मेल, ये मेल है एक, और ये फीमेल है, अगर इन दोनों को इक्वल राइट मिलते हैं तो इट मींस राइट टू इक्वलिटी पूरा हो चुका है। यही मतलब हुआ ना। हम्म कोई नहीं, कोई किसी को गाली नहीं देगा भाई, किसी भी चीज में कोई गाली नहीं देगा। आप सारे अच्छे बच्चे हो, ठीक, प्यार मोहब्बत से आपस में बात किया करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गाली तो पाकिस्तान वालों को भी नहीं देनी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो, अगर देनी है तो गोली देनी है उनको। ठीक है, सिलेक्शन के बाद में जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा और जरूरत पड़े तो आप गोली दे सकते हो, आप उनको बॉम्ब दे सकते हो, आप उनको राइफल से शूट कर सकते हो, गन से शूट कर सकते हो, किसी से भी शूट कर सकते हो, बट गाली नहीं देने का, गोली देने का। इंडियंस को नहीं, अदर्स को तो गाली देना अच्छी बात नहीं होती है कि नहीं। तो आर्टिकल हो गया बेटा 14 to 18। अब देख लेते हैं नंबर 1 कौन सा वाला, ये वाला आर्टिकल नंबर 14। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। कानून के समक्ष समता से संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। क्या कहते हैं, द प्रोविजन रिगार्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ आर इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल। मतलब सीधा सीधा क्या है, मतलब सीधा सीधा इसके अंदर आता है, मैं अलग से भी एक बार लिख देता हूँ पॉइंट को। आर्टिकल नंबर 14, राइट क्या टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, कानून के सामने सब समान है। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर फिर भी काफी हद तक है। राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कानून के समक्ष समता। कानून के सामने क्या है बेटा, सब बराबर है, इक्वल, वी ऑल आर इक्वल। कानून के समक्ष समता एवं कानून का कानून का समान रूप से संरक्षण, उसकी रक्षा करनी चाहिए। समान रूप से संरक्षण, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आप डिमांड भी कर सकते हैं। समान रूप से क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 14 नंबर का ये आर्टिकल था हमारा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 15। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले सारे आर्टिकल, काफी ज्यादा आते हैं। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, लिखा है धर्म जाति या धर्म जाति, या ये जाति नहीं, यहाँ पर आएगा मूल वंश, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, धर्म भी आता है बेटा इसमें, है ना, धर्म तो आ ही गया, चलो, का निषेध इस अनुच्छेद में दिया गया है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप जानते होंगे, काला गोरा, कलर बेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आपका, कलर के बेस पर हो सकता है, एरिया बेस पर हो सकता है ना, वंश के बेस पर, खानदान के बेस पर कह सकते हैं। सेक्स मतलब हो गया जेंडर, जेंडर मतलब मेल फीमेल के बेस पर हो सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, जैसे महाराष्ट्र में कई बार देखने को मिल जाता है, बिहार और यूपी वाले लोगों के साथ में, ऐसे ही कई बार नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया वालों के साथ मिलता है, साउथ इंडिया में भी मिलता है, साउथ इंडिया के लोगों के साथ इधर देखने को कई बार मिल जाता है, ये आपस में चलता रहता है। इसी को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। जो जो लिखा है ना मूल वंश, इसका मतलब होता है नस्ल, तो नस्ल का मतलब नस्लीय भेदभाव। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 15, किसी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन आता है आर्टिकल नंबर 16। हाँ बात तो सही है, ये बात तो विराट जी बात आपकी सही है, लेकिन
सारे डिब्बे फिक्स नहीं होते, एक दो डिब्बों से क्या होता है कि नहीं? सारे डिब्बे फिक्स नहीं होते। अब वही है, जब देश की जनता सुधर जाएगी, जब देश के लोग अच्छे हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये अपने आप मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बराबरी हो जाएगी। ठीक है भाई विराट जी, ये पॉइंट समझ आया ना जो मैं बोल रहा हूँ? कि ये पॉसिबिलिटी तब होती है कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ घोटाला है तो उसमें बराबरी लाने के लिए कुछ काम किया जाता है ना? तो गड़बड़ घोटाला तो बहुत सारा होता है। आर्टिकल 16 कहता है द आर्टिकल कंसिस्ट, रेस मीन्स होता है मूल वंश। जैसे दास, दास इज अ रेस, दास इज अ रेस। कलर इज अ रेस, मैं काला सामने वाला गोरा, व्हाइट ब्लैक, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? नवाब का खानदान, नवाब का फैमिली, फैमिली ऑफ नवाब, निजाम एंड अदर पीपल, दोनों को कंपेयर करें हम लोग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सीनियरिटी जूनियरिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाँ कार्तिक भाई फ्री है, तो ये तो वोट की राजनीति है बेटा, ये सब तो वोट के चक्कर में ऐसा होता है, ऐसा सब तो वोट के चक्कर में होता है। दूसरा इसलिए भी होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए थोड़ा सा उनको, क्योंकि उनके साथ में पुलिस वाले भी होते हैं, हर एक बस में एक एक कोई ना कोई मित्र होता है जो पुलिस वाले टाइप होते हैं। राजपूत बेटा रेस में भी आ सकता है, कास्ट में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो कास्ट में ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो दिस आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सार्वजनिक रोजगार एवं शिक्षा दोनों के लिए, स्टार्टिंग में 10 ईयर के लिए था, बाद में बढ़ा दिया। तो ये वाला होता है टू टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, यस वो भी उसी में आ सकता है, टू प्रोवाइड हेल्प, वो कास्ट वाला है वैसे, SC ST वाला। टू प्रोवाइड हेल्प टू SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन in the field of education and क्या, एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? सीधा सा पॉइंट आता है, क्या कहता है बेटा? SC मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, है ना? तो ऐसे ध्यान में रखना, अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, फिजिकली हैंडीकैप, EWS नया वाला है, न्यू ऐड हुआ था EWS वाला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का कोई भी हो सबको मिलेगा, न्याय मिलेगा, अगर वो पिछड़ चुके हैं तो मिलेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बेटा इक्वलिटी पे लाने के लिए होता है नीरज, लेकिन जब उनको फायदा मिल जाता है, अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसका सोशल स्टेटस डाउन था और बाद में उसको बेनिफिट मिल गया, तो बाद में उसका रिजर्वेशन का एंड कर देना चाहिए, बाद में उसका रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 10 ईयर के लिए था, लेकिन अब तो गड़बड़ है, अब तक परमानेंट चल रहा है, अब तो पॉलिटिक्स है, कई बार जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता इसका फायदा। तो क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड, है ना, इन दिस आर्टिकल। मतलब क्या कहता है? अस्पृश्यता का अनुमूलन। इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। छुआछूत नहीं होनी चाहिए, बट छुआछूत वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा, अस्पृश्यता लिखा है। आर्टिकल 18 द आर्टिकल प्रोवाइड डिटेल अबाउट द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब क्या होता है? इसके अंदर शीर्षक या उपाधियों का अंत होता है। किसका? उपाधियों का अंत। ऑल टाइप ऑफ टाइटल्स, बट इसमें होता है एक्सेप्शन। क्या होता है इसमें? इसमें होता है एक्सेप्शन, होता है अपवाद, होता है। जो अपवाद है वो आपका क्या है? एडुकेशनल। अगर आपने कोई भी शिक्षा प्राप्त कर ली है, MBBS कर लिया, डॉक्टर लगा सकते हैं। PhD, आफ्टर PhD यू कैन यूज डॉक्टर, आफ्टर BTech और BE you can use the title of ER engineer. After the completion of CA CS you can use CA CS title. After the completion of graduation you can use the title of graduate. ठीक है ना? तो एजुकेशनल एंड डिफेंस, जब आप सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने टाइटल यूज कर सकते हैं। तो मत कौन से वाले? सेनाओं के, सेना के लोग लगा सकते हैं, और शैक्षिक वाले लगा सकते हैं। बट कैसे यूज नहीं कर सकते? वी हैव नॉट राइट टू टेक द टाइटल लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री,
नाइटहुड, सर, लॉर्ड, नवाब, निजाम, सुल्तान, महाराजा धीराज, राजा, दिस टाइप ऑफ टाइटल वी कांट यूज। क्लियर? भारत रत्न इज अ अवार्ड, भारत रत्न इज अ सम्मान, इज अ रिस्पेक्ट। सचिन तेंदुलकर हैज नॉट राइट टू यूज एज अ टाइटल। क्लियर है ना? एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते। दिस इज द क्या? अवार्ड, प्राइज, सम्मान, रिस्पेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाले काफी ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आता है अपना, वो कौन सा वाला होता है? नेक्स्ट वाला है भैया आपका कौन सा? नेक्स्ट कहता है बेटा राइट टू फ्रीडम। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 के बीच में, अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में होता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। अब देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको दिखाई देता है कौन सा वाला? नंबर 1, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है, लेकिन पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 की। फर्स्ट इज आर्टिकल नंबर 19। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। और 6 फ्रीडम कौन कौन सी हैं? तो ये अनुच्छेद नंबर 19 है आपका, जिसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है नंबर आर्टिकल नंबर 19 का 1 में 6 टाइप का जो होता है ए बी सी डी स्मॉल है, नॉट कैपिटल। अगर कैपिटल होता तो अमेंडमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल की बात करते हैं। तो लिखा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला वाला कौन सा है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब सीधा सीधा क्या कहता है? बोलने एवं अभिव्यक्त करने की, बोलने एवं किसकी? अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता और बेटा किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। पॉइंट हो रहा है क्लियर? बोलने की स्वतंत्रता और किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है वो पहला वाला होता है, जैसे न्यूज़पेपर वाले होता है ना। तो ए वाला आर्टिकल 19 का ए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अलग से भी मेंशन करता रहता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को। आर्टिकल नंबर जो 19 है उसका 1 का जो ए वाला है, उसी में आपका होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता है वो इसी में आती है, प्रेस की या मीडिया की स्वतंत्रता किस में आती है? एक्सप्रेस करने में आती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बी, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब जो बी वाला कहता है, बी क्या कहता है बेटा? बी कहता है, बी वाला कहता है कहीं भी, कहीं भी शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बिना, हाँ गलत नहीं बोलेंगे बेटा, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, मतलब अधिकार क्षेत्र के अंदर, विद इन द बाउंड्री इट मीन्स। तो कहीं भी शांतिपूर्वक बिना शस्त्र, शस्त्र मतलब हथियारों के, हथियारों के क्या करने की? सभा करने की, सभा करने की या एकत्र होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल जैसे इसका होता है आपका फार्मर मूवमेंट, एग्जाम्पल फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट। उसके अलावा है ना किसान आंदोलन चल रहा है बहुत दिन से, अभी भी है किसान आंदोलन। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप लोग? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अन्ना हजारे मूवमेंट, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोगों ने मूवमेंट किए थे बहुत सारे। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है बच्चे, कहता है टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन। बेटा वो तब होता है कि अगर मान लो कोई डर है, कोई डाउट है, तो 144 के अकॉर्डिंग आपको रोका जा सकता है, ग्रुप मेंटेन करने पर रोक लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो सी इज द टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका सीधा सीधा मतलब है, सी वाला मैं अलग से एक बार फिर लिखते हैं, क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। सी वाला हम क्या लिखा है? सी में लिखा है कोई भी, कोई भी क्या? संगठन,
ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनाते हैं ना, लेबर यूनियन सुना होगा कई बार आप लोगों ने, बैंक यूनियन होती हैं, बैंक एसोसिएशन होती हैं, ऐसी बहुत सारी यूनियन बन सकती हैं। तो कोई भी संगठन, संघ, एनजीओ वगैरह इसी के थ्रू आ सकते हैं। या एवं सहकारी समितियां गांव वगैरह में काफी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड सीड्स फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स। सहकारी समितियां, एग्जाम्पल अमूल, एग्जाम्पल मदर डेयरी, सुधा, मधुसूदन, all are the cooperative societies. And fertilizer societies are also in the villages. Seed society are also in the villages to help the farmers. Next इसके बाद में आता है D is to move freely throughout the territory of India. You can move means कहीं भी आवागमन, कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर कहीं भी आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कोई बंदा कहता भाई मैं तो प्रेसिडेंट हाउस में ही घूमने जाऊंगा, सुबह शाम वॉक करूंगा, नॉट पॉसिबल। इफ एनीबडी वांट टू वॉक इन द प्रेसिडेंट हाउस, ही हैज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और विद द परमिशन ही कैन वॉक इन द प्रेसिडेंट हाउस, ही और सी जो भी है। तो कहीं भी आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता, हाँ बेटा वो हो जाती है, वो आपके फायदे के लिए होती हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद में आता है आपका ई, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी बसने की मतलब घर बनाने की, बसने की या घर बनाने की स्वतंत्रता। बट इसमें एक्सेप्शन है। जैसे एग्जांपल बहुत सारा आपका हिल एरिया होता है, जैसे मसूरी आपका हो गया है ना, इसमें एक्सेप्शन होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में नहीं बना सकते, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतना आसानी से नहीं मिल सकता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अदर स्टेट वालों को। उसके अलावा मसूरी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है बेटा, मसूरी जो है वहाँ पर जगह नहीं है, तो जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में परमिशन मिल गया, बट इतना इजीली परमिशन फिर भी नहीं मिलता है। आफ्टर दैट आता है आपका एफ। एफ वाला क्या लिखा हुआ है भाई? एफ में ध्यान से देखोगे आपको तो आंसर मिलेगा राइट टू होल्ड द एंड डिस्प्यूट ऑफ द डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसका मतलब संपत्ति वाला है, यहां से हटा दिया। 31 में भी था, है ना, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। तो मैं लिख दे रहा हूं हटा दिया, जो मैं पहले बता चुका हूं अभी आपको, वो यही वाला था विवेक। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है जी, तो मतलब ये वाला ओमिट हो गया, यहाँ से ये लिखा ना ओमिट, गायब। देन आता है जी, जी का मतलब होता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस और जॉब। कोई भी क्या करने का? कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, व्यापार या नौकरी या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। आप कर सकते हैं सारे काम। जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग, तो वो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो कहता है बेटा, अब आर्टिकल 19 को हम ऐसे शॉर्ट में देख सकते हैं अगर देखना चाहें, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। क्या कहता है आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेजिडेंस, मूवमेंट, प्रोफेशन, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, नहीं दिस इज द 2, मतलब ये ए हो गया, ये वाला आपका बी हो गया। मैं सही से लिख देता हूँ सीक्वेंस में, आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ए, बी, सी, डी एंड ई, एफ है नहीं, उसके बाद जी। तो शॉर्ट में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने इसी के बारे में लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे हम लोग। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल स्टेट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ, क्या कहता है भाई? ऑफेंसेस, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण को बताता है। जैसे वन क्राइम, एग्जाम्पल वन क्राइम वन पनिशमेंट, एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी।
एक अपराध एक सजा। आज बच्चे कम दिख रहे हैं क्लास में। आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा एक सजा। एग्जाम्पल, बहुत पहले एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, उस मूवी का नाम था अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने एक मर्डर नहीं किया, मतलब अमरीश पुरी था उसमें विलेन जो बना हुआ था, उसका मर्डर नहीं किया, बट कोर्ट में प्रूव हो गया कि मर्डर हो गया है और बाद में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, लेकिन बाद में अच्छे बिहेवियर की वजह से जल्दी छोड़ दिया गया, जल्दी फ्री कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मर्डर कर दिया, बाद में अमरीश पुरी का एक्चुअल में मर्डर कर दिया। उसके बाद वहां पर ऐसा नहीं किया गया कि उनको दोबारा से फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। मतलब क्या है, एडवांस में उन्होंने सजा पहले ही काट ली थी तो फ्री कर दिया गया दूसरी बार में। तो वन क्राइम वन पनिशमेंट, बट मैनी क्राइम मैनी पनिशमेंट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 21 इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज मेंशन इन दिस आर्टिकल। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें दिया गया है। मतलब आपका क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसका मतलब है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। इसका सीधा सीधा मतलब है जीने का अधिकार। हाँ, हट सकता है। ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 ऑन 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जीने का अधिकार, ये वाला राइट टू लाइफ 21। राइट टू लाइफ में राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू ईट, राइट टू प्रॉपर हेल्थ, ये सब कुछ इसी का पार्ट है। अब देखते हैं ये क्या कहता है भाई। इसमें 19 वाला एक बार नजर, हम 19 देख चुके हैं, ये 21 20 भी देख चुके हैं। 21 वाला देख लो एक बार क्या कहता है। 21 वाले में जो कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आफ्टर मेनका गांधी, ये वाला पॉइंट ध्यान दो। आफ्टर मेनका गांधी केस लाइवलीहुड, clean environment is the part of right to life, good health is the part of right to life, speedy trial for prisoners is the part of right to life. These all are the part of right to life. And right to eat, right to eat is the part of right to life. Right to drink water, water only, not कुछ, right to drink water वो भी इसी का पार्ट है, क्लीन वाटर। आर्टिकल 21A, अब ये ऐड किया गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स होता है RTE, इट मीन्स RTE, शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या होता है, एडेड बाय 86 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। ठीक है, क्या होता है, द स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years and such manner the state may by law determine। इसका मतलब इसे ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो मतलब क्या है, आर्टिकल 21A वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है, RTE होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार। एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप होता है, एज ग्रुप आपका जो है वो कितना है, एज ग्रुप इज 8 to 14 ईयर्स। एंड क्लास जो होती है, क्लास इसमें होता है स्टैंडर्ड, आपका होता है 8th क्लास। इट वॉज एडेड बाय, इट वॉज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। अभी इन 2022 सॉरी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी was was introduced by PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मतलब है नई शिक्षा नीति। कौन सी नीति बेटा, नई शिक्षा नीति। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। नरेंद्र, नई शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया है कि जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स, पहले वाला कितना था 6 to 14 ईयर्स, नाउ
ये वाला हो जाएगा 6 to 18 ईयर्स, एंड क्लास जो होगा वो पहले 8th क्लास था, नाउ 12th क्लास होगा, इंटरमीडिएट 10+2, ये बोला गया है। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट किया था मोदी जी ने इसके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 22, यह अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। दिस आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर कैबिनेट मिनिस्टर वर चेंज्ड, मैनी कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज। अब इसके बाद में जो आता है ये वाला क्या है, ये वाला आपका होता है, ये जो अनुच्छेद है ये वाला, इसके थ्रू क्या होता है आपका कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, मान लो इफ पुलिस अरेस्टेड एनीवन, पुलिस अरेस्टेड एनीवन, किसी को भी किया, इन एनी केस, देन पुलिस हैज टू अपीयर दैट पर्सन, कोई भी पर्सन है, दैट पर्सन विद इन 24 hours टू नियरेस्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट। समझ गए ना, जज के पास लेके जाना है 24 घंटे के अंदर अंदर, आने जाने का टाइम माइनस करते हैं इसमें, और एडवोकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडवोकेट या तो वो अपने आप हायर करेगा या तो प्रोवाइड किया जाएगा, लीगल एड दिया जाएगा, तो प्रोवाइड एडवोकेट ऑल्सो, बाद में केस चलेगा जो होगा। देन आता है नंबर 3। अब देखिए नंबर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, एक बार फिर से देख लो, नजर मार लो। नंबर 1 हमने बात की थी, सबसे पहला जो अधिकार था वो हमारा था ये वाला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, नंबर 1। सेकंड वाज राइट टू फ्रीडम, नंबर हो गया 2। थर्ड इज दिस, जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये वाला, दिस इज थर्ड, मतलब हो गया आपका कौन सा वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये देखो छोटा सा बच्चा है, इससे काम करा रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, इससे काम करा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर, शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है ना, किसी से गलत काम नहीं कराना, स्पेशली छोटे बच्चों से बिल्कुल नहीं कराना। ओनली 2 आर्टिकल्स। नंबर 1 पहला वाला क्या कहता है, पहला वाला कहता है आर्टिकल नंबर 23, मानव से क्या कराना, दुर्व्यवहार, मतलब है, इसका मतलब सीधा है जबरन श्रम कराना, जबरदस्ती काम कराना, या एक सेकंड रुकिए, अभी इसको हम सही करते हैं अच्छे से, यहीं पर लिख दूंगा मैं। तो क्या लिखेंगे भाई, यहां पर लिखेंगे अब हम लोग, मानव व्यापार, इंसान का खरीदना या बेचना, या दुर्व्यवहार, कुछ भी गलत काम कराना उनसे, दुर्व्यवहार। और जबरन श्रम का विवरण, मतलब जबरदस्ती काम कराना, फोर्स्ड लेबर। द डिटेल ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है ना, इसका क्या हो चुका है, प्रोहिबिशन हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रोहिबिशन। पॉइंट समझ आ गया ना, इट मीन्स एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम, एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी सिस्टम का एंड, अंत, फिर भी कई बार दिख जाता है। आफ्टर आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। कौन से वर्ष तक के, 14 वर्ष तक, अप टू 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक के। कहां पर, इन फैक्ट्रीज, माइंस, होटल्स एंड डोमेस्टिक वर्क, ऑल वर्क आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, फैक्ट्रीज, माइंस, होटल्स, डोमेस्टिक वर्क, सभी टाइप का, बट हार्ड वर्क,
बट मीन्स कैसा वाला? हार्ड वर्क जिससे बच्चे का चाइल्डहुड एंड होता है, उसके साथ कोई वायलेशन होता है, वायलेशन विद द चाइल्डहुड ऑफ एनी चिल्ड्रन। अब सपोज लाइट वर्क हार्ड वर्क क्या होता है? मान लें अपना कार्तिक है, कार्तिक के फादर ने कहा व्हेन ही वाज 12 years old, व्हेन कार्तिक वाज ओनली 12 years old, his father said, Karthik, give me 1 glass water. And Karthik said to his father, Papa, read article 24. Then क्या होगा? दैट इज नॉट अ हार्ड वर्क। फिर पापा पिटाई लगाएंगे कार्तिक की। इसका मतलब हार्ड वर्क ये नहीं है, बट एक 20 लीटर का बॉटल सर पे रख के कार्तिक से ऊपर नीचे चक्कर लगवाते हैं, दैट इज हार्ड वर्क। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हार्ड वर्क की बात होती है, लाइट वर्क छोटा मोटा काम तो कोई भी करता है, कराता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर है आपका 4। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले 23 एंड 24 आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या कहता है इसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के बीच में, 25 to 28, 25, 26, 27, 28 छोटे छोटे आर्टिकल हैं। कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ द रिलीजन, मतलब धर्म की अबाध रूप से, हाँ बहुत मार पड़ेगी धर्म की अबाध मतलब अपने बिना, विदाउट एनी कंडीशन रूप से प्रैक्टिस करने की, प्रोफेशन मतलब उसे अपनाने की स्वतंत्रता, अपने अकॉर्डिंग आप अपना सकते हैं, अपनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, मतलब क्या है? धार्मिक मामलों का क्या करना? मैनेजमेंट करना, मामलों का प्रबंधन करना, क्या करना? प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना उनका। आर्टिकल 27 ये इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म प्रचार को किससे मुक्ति? कर से मुक्ति, कर नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट बनते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर कोई भी क्या है शिक्षण, कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो वहां पर धार्मिक पूजा वगैरह अगर हो रही है, सपोज करते हैं कोई हिंदू रिलीजन की पूजा हो रही है या इस्लाम की हो रही है, कोई भी प्रैक्टिस हो रही है, तो उसमें अदर रिलीजन वाला पार्टिसिपेट ना करे, नो प्रॉब्लम। तो शिक्षण संस्थान में धार्मिक गतिविधि में उपस्थिति से छूट, चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए, उपस्थिति से छूट, यही वाला बेटा यहाँ पर लिखा है, इस जो हिंदी इंग्लिश एक साथ में लिखा हुआ है, तो एक बार इस पर नजर मार सकते हैं आप, जो मैंने आपको ये पढ़ाई दिया। अब आता है क्या कहता है भाई, अब इसके बाद में आपका आता है ये वाला कौन से नंबर का आएगा? ये वाला आपका 5th नंबर का है। ये वाला आपका कौन सा है? ये 5th है, क्योंकि रिलीजियस मैटर वाला जो था ये कौन सा था? ये हमने लिखा चौथा फंडामेंटल राइट। एंड 5th इज कल्चरल या कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, 29 to 30। देखिए क्या होता है ये आपका, यहाँ पर क्या है बेटा? ये आपका यहाँ पार्ट 6 को हटाते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घूमने फिरने तो जा ही सकते हैं, एंट्री नहीं होती इतनी आसानी से। अनुच्छेद 29-30 है भाई, यह केवल और केवल किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए गया है। किसके लिए दिया गया? अल्पसंख्यक के लिए दिया गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब होता है किसके लिए? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू द माइनॉरिटीज, टू द माइनॉरिटीज, टू द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज आर कौन? इंडिया में कौन माइनॉरिटीज हैं? हिंदू के अलावा सब माइनॉरिटीज हैं, ऑल आर माइनॉरिटीज एक्सेप्ट हिंदू, तो माइनॉरिटीज, ठीक, माइनॉरिटीज के अधिकार हैं 29 और 30। अब इसमें देख लेते हैं क्या कहता है भाई। कहता है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज स्पेसिफाइड इन डिटेल इन दिस आर्टिकल, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। मतलब क्या है? जितना फंडामेंटल राइट मेजोरिटी वालों का होता है उतना ही माइनॉरिटी वालों का भी होता है।
ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को इस अनुच्छेद में लिखा गया है। कई बार आता है कि राइट टू ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। कैसे वाले? लाइक मदरसा, लाइक मदरसाज, लाइक क्रिश्चियंस स्कूल, लाइक खालसा स्कूल। लेकिन जो एजुकेशनल राइट है वो तो राइट टू फ्रीडम में हो गए ना। जो एजुकेशनल नहीं बेटा, वो अलग है। एजुकेशन राइट तो अलग हो गया, फ्रीडम में तो सिर्फ धर्म की बात आ रही है। जो रिलीजन वाले में है वो तो सिर्फ रिलीजन की बात है। हम एजुकेशनल राइट का मतलब है अदर एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी स्कूल एजुकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। अब इसके बाद ये संपत्ति वाला बेटा, ये आपका हट ही चुका है, यहाँ पर भी था ये ना, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद 44 को यहाँ से हटाया गया 1978 में 44/44th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर भी था, ये लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका 6, दिस इज 6 में क्या है भाई? 6 में होता है आपका आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? ये कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहता है, एक बार आगे दिखाते हैं। ये वाला है आर्टिकल नंबर 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की रक्षा। अगर कुछ गलत होता है तो मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा बाय किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कैसे? बाय इशूइंग रिट्स, बाय इशूइंग रिट्स। 5 टाइप ऑफ रिट। तो क्या जारी करके? रिट जारी करके, रिट जारी करके, रिट जारी करके। इसमें आर्टिकल कौन सा होता है? 32। आर्टिकल 32 जो होता है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। मतलब ये क्या होता है? ये आपका होता है हार्ट और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर। क्लियर? आर्टिकल 32 जो होता है आपका, वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू इशू writs, and according to 226 high court has right to issue the writ। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा है आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसीडर्ड वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब है संविधान पर नजर रखने वाला, संविधान पर नजर रखने वाला डॉग है। कौन? आर्टिकल 32 कोई भी छीन नहीं सकता। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर gives a remedy to any violation of the fundamental right। रेमेडी होती है उपचार, इलाज। सुप्रीम कोर्ट इज फ्री टू यूज एनी प्रोसीजर और एनी पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। यहाँ पर इसकी डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद आपका 32 स्वयं में मूल अधिकार माना जा सकता है क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, 5 टाइप की, जिसमें क्या होता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी रिट जारी कर सकते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 1 हैबियस कॉर्पस हो गया, नंबर 2 परमादेश मैंडामस, नंबर 3 प्रतिषेध प्रोहिबिशन, नंबर 4 सर्ट्यूरी और नंबर 5 जो होता है आपका को वारंटो होता है। रिट क्या है? व्हाट इज द रिट? जो रिट होती है वो क्या होती है भाई? व्हाट इज द रिट? यस बेटा, वो प्रियम्बल अकॉर्डिंग टू द जवाहरलाल नेहरू। रुद्रा, प्रियम्बल इज द हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर?
तो जनरल मीनिंग इसका जो होता है, बताता हूं एक बार, फिर से बताता हूं। देवव्रत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 के अनुसार, माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव द राइट इक्वल टू द मेजोरिटी। माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव राइट इक्वल टू द मेजोरिटी। किसके पास? अल्पसंख्यकों के पास भी बराबर अधिकार हैं, किसके? बहुसंख्यक के। ये लिखा है आर्टिकल 29 में। अब रिट क्या होती है बेटा? जनरल मीनिंग इसका जो होता है अ फॉर्मल ऑर्डर इन राइटिंग issued under seal in the name of the sovereign government court of the other authority commanding an officer or other person to whom is it issued to do or refrain from doing some act specified therein। कहने का मतलब रिट एक ऐसा लेख है जिसके द्वारा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिलाया जाता है। तो यही आपका आर्टिकल 32 था जो मैंने अभी आपको बताया था। अब 32 के अलावा 33, 34, 35 एक नजर में देख सकते हो। क्या है? 33 कहता है यह विशेष अनुच्छेद संसद की शक्ति को इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके बलों आदि के आवेदन से संबंधित करता है। 34 है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि अनुच्छेद में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। 34 मार्शल लॉ वगैरह है। 35 यह अनुच्छेद इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान इंगित करता है, मतलब कोई लॉ बनाया जा सकता है। तो सिंपल सा है। अब 32 में जो लिखा था और 226 में जो लिखा था वो ये वाला था कि कौन रिट इशू करता है। तो हाई कोर्ट का जो राइट है वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग है, और जो सुप्रीम कोर्ट का राइट है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग है। 139 भी होता है इसका, 139, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो प्रेफरेंस 32 को देंगे। क्या होता है? राइट टू इशू द रिट्स, राइट टू इशू द रिट्स, मतलब रिट जारी करने का अधिकार। क्या करने का? रिट जारी करने का अधिकार। क्लियर? अब कितने टाइप की रिट होती हैं बेटा? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। कितने टाइप की रिट होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कितने प्रकार की? 5 टाइप की। अब एक काम करना, आप लोग काफी ज्यादा हो गया है, आप लोग ये जो रिट है एक बार रीडिंग लगा लेना। कल मैं इनको अच्छे से समझा दूंगा। ये 5 टाइप रिट है ये वाली, इन रिट्स को आप एक बार रीडिंग लगा लेना। मैं कल इसको समझा दूंगा अच्छे से। कोई भी किसी तरह का डाउट होगा हम उस पर बात कर लेंगे। ये भी दे रखा है, यहाँ तक एक बार पढ़ लेना आप लोग, यहाँ तक। फिर क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन मत देखना, यहाँ तक आप एक बार कंप्लीट कर लेना। ऐसी रीडिंग लगा लेना, बाकी मैं क्लियर समझा दूंगा कल। ठीक है? तो आज की क्लास हम यही छोड़ देते हैं। एक बार रिट को पढ़ जरूर लेना आप लोग, ऐसे एक बार पढ़ लेना, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज की क्लास छोड़ते हैं। रिवीजन जरूर रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आपके पास होती है। टेस्ट आपको प्रोवाइडेड है, वो टेस्ट आप लोग देते रहा करो। कोई भी डाउट आता है उस पर भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।